हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बहुत ही शानदार वीडियो का। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, उसके अंदर अपन बात करने वाले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि पावर का जनरेशन करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 287.80 के ऊपर ये स्टॉक अभी चल रहा है। और इस स्टॉक के अंदर अगर आपने एंट्री बना रखी है तो आपको इस टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर और नई एंट्री यानी कि और नया बाई करना चाहिए। सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके चार्ट को अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल सके कि आपको अब क्या करना है। दोस्तों, ये जो स्टॉक है बेसिकली पावर जनरेशन का काम और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। और अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी पावर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। और पावर से रिलेटेड सेक्टर के अंदर फोकस करने की वजह से आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इनके ऊपर ही डिपेंड रहने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि इस स्टॉक की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी लाइफ के अंदर। और सही टाइम के ऊपर अगर आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसके अंदर, तो आप आने वाले टाइम जो है आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और अभी के टाइम इन्वेस्ट करना इस स्टॉक के अंदर सही है या नहीं है, इस टाइम के ऊपर इसको बाय करें या नहीं करें, सेल कर दें या फिर होल्ड करके रखें, सारी चीज़ों को अपन डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस बात के ऊपर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल की बात करेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल वगैरह कैसे, उसके बाद में अपन आगे की कलेक्शन करेंगे जानकारी को। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप जो है 2,67,671 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये जो कंपनी है दोस्तों लार्ज कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू इसकी 10 के ऊपर चल रही है, जो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल फेस वैल्यू है। इसके बाद में अगर इसका सेक्टर के पीई की बात करूँ तो 27.30 के ऊपर चल रहा है, जो कि एवरेज नॉर्मल से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको बता रखा है कि 20 से 21 के बीच में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। पीबी की बात करूँ तो 2.87 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हाई पीबी है, लेकिन हाई पीबी नहीं है, एक नॉर्मल पीबी है। 1 से 2 के बीच के अंदर होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत सही बढ़ा हुआ है। इसके बाद में से स्टॉक की पीवी की बात करूँ तो 17 के ऊपर चल रहा है। और मैंने आपको बता भी रखा है कि जो सेक्टर का पी है उसे स्टॉक का पी जो है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 27 का तो सेक्टर का पी और 17 का पी जो है स्टॉक का पी चल रहा है। तो आई थिंक ये पी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये पी थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है। अगर इस कंपनी के ईपीएस की बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर के ऊपर 16.91 आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर नेगेटिव ये इसकी अर्निंग चल रही है, यानी कि नेगेटिव के अंदर अर्निंग चल रही है। अपन इस कंपनी के कुछ और फंडामेंटल देख लेते ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल सके। 291.50 का इसने हाई लगाया था और उसके बाद में अभी जो ये स्टॉक चल रहा है 287 के आसपास चल रहा है। तो हाई के प्राइस के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है कुल मिला के। इस कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो 40% जो लोग इस स्टॉक को बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आउटर परफॉर्म जो बता रहे 15% लोग बता रहे हैं, होल्ड करने के लिए 15% बोल रहे हैं। वहीं पे अंडर परफॉर्म लोग जो बोल रहे हैं वो 15% बोल रहे हैं और सेल करने के लिए मात्र 15% बोल रहे हैं। तो अपना जो ज़्यादा रेशियो निकल के आ रहा है वो बाई का आ रहा है। तो आपको इस हिसाब से तो बाई का रिकमेंडेशन बन रहा है। यहाँ पे अगर आप बिग शार्क इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 51.34% की होल्डिंग कर रखी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। इसका मतलब ये एक पीएसयू स्टॉक का, पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है। तो पीएसयू सेक्टर के स्टॉक के ऊपर मोदी जी बहुत फोकस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये स्टॉक इतनी हाई प्राइस पे गया है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए। और आगे अपन और देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी इसके अंदर 2.49% की होल्डिंग कर रखी है। आईसीआईसी ग्रुप ने जो है 1.07% की होल्डिंग कर रखी है। अगर यहाँ पे इसका अपन वॉल्यूम को देखें तो पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम बढ़ रहा है। 2 करोड़ का वॉल्यूम येस्टरडे को ट्रेड हुआ था और 3 करोड़ का वॉल्यूम कल के दिन इसके अंदर ट्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम के अंदर बढ़ोतरी हो रही, तो इसका मतलब इसके अंदर जो फिर से बायर और सेलर है वो एक्टिव हो गए। अभी एक चार्ट के ऊपर अच्छा सा रेजिस्टेंस बन रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर ही लेनी है। इसके बारे में एक न्यूज़ आई है कि एमएफ शेयर इन पीएसयू स्टॉक सेल्स फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑफ 7.58 इन जनवरी। यानी कि जनवरी मंथ के अंदर इस जो पीएसयू स्टॉक है इसने रिकॉर्ड हाई की सेलिंग की है और 7.58% की सेलिंग की है पिछले ये क्वार्टर की तुलना में।
तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पे आप देखिए मनी कंट्रोल के 100% जो यूज़र है वो इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और अब अपन इसके कुछ और फंडामेंटल को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। और रेवेन्यू में ईयरली बेस पे बता रहा हूँ तो वो ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले जो ईयर था इसका 41,616 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और इस साल 2023 के अंदर 45,581 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। अब अपन इसके जो रेवेन्यू है इसको अपन अगर क्या बोलते हैं क्वार्टर बेस के ऊपर भी देखें तो क्वार्टर बेस के ऊपर भी इसके रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर के अंदर 11,267 करोड़ का था और इस क्वार्टर के अंदर यानी कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर 11,549 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो ईयरली क्वार्टर बेस के ऊपर भी नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और अगर एनुअल बेस के ऊपर देखें तो एनुअल बेस के ऊपर भी इसके प्रॉफिट जो है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है। पिछले साल 16,745 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया था और इस साल इसने 15,499 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा कोई मेजर बात नहीं। इसके अंदर अपन इसके टोटल सेल्स को देख लेते हैं। सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सितंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़नी चाहिए। तो उसके बारे में आप देखिए सितंबर क्वार्टर के अंदर 11,267 करोड़ की सेल थी और दिसंबर क्वार्टर में 11,549 करोड़ की, यानी कि सेल्स के अंदर तो बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद में इसकी अदर इनकम, टोटल एक्सपेंस, एडिब्टा, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इसके नेट प्रॉफिट को बता देता हूँ कि वो कैसा क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर बेस के ऊपर 3,000 नेट प्रॉफिट 3,819 करोड़ का पिछले क्वार्टर में हुआ था और अभी 4,066 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अपन इसके अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर अपन को मेन देखना रहता है कि करंट के एसेट और करंट की लाइबिलिटी क्या चल रही है। तो जो एसेट है, एसेट बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर जो है बढ़ने चाहिए और जो लाइबिलिटी है वो कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एसेट की बात लाइबिलिटी की बात करूँ तो 44,829 करोड़ की लाइबिलिटी जो पिछले साल थी वो कम होकर मात्र 38,305 करोड़ की रह गई है। तो इसकी जो लाइबिलिटी है उसके अंदर तो कमी आ गई है। अब करंट के एसेट देख ले तो 32,554 करोड़ के जो एसेट थे पिछले क्वार्टर के अंदर थे और अब वो एसेट भी बढ़ गए 34,902 करोड़ के एसेट हो गए। तो इस हिसाब से तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यानी कि फंडामेंटली तौर के ऊपर तो अभी अपन जितने भी देखे उस हिसाब से तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। अब अपन इसके अंदर प्रमोटर वगैरह की होल्डिंग को देख लेते हैं। तो जो है 51.34% की प्रमोटर की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 3.36% है। मुझे समझ में नहीं आता है कि पब्लिक ऐसे स्टॉक में क्यों नहीं फंसती, वो सारे छोटे छोटे स्टॉक में फंसती है और अपने सारे पैसे लूज़ कर देती है। DII की होल्डिंग 14.78% है और FII की जो होल्डिंग है 30.51% है। अब अपन इसके चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। चार्ट को अगर आप देखेंगे तो फिलहाल के टाइम में मैंने 1 डे के ऊपर ओपन कर रखा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस जगह पे इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया था और उसके बाद में मार्केट अभी साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है। तो इस वाले रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देता है, यानी कि 390 की प्राइस को अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में इसके अंदर ब्रेक इवन आने वाला है और फिर आपको जो ये स्टॉक भागता हुआ दिखेगा 290 से ऊपर जैसे ही निकला, जैसे ही फिर ये इतना तगड़ा भागेगा कि इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाला जो चुनाव है इस स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी के टाइम पे इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए। एंट्री की बात करने से पहले अपन इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देखिए MACD जो है इस टाइम के ऊपर हाई के ऊपर चल के साइडवेज चल रहा है। तो अभी के टाइम पे मैं इसको बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप इसके ऊपर अभी नज़र बना के रखिए, उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए। और 390 के रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर दे 290 के रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में आपको एंट्री लेनी है। सबसे पहले बुलिंगर बैंड की बात कर लेते हैं। तो बुलिंगर बैंड की ऊपर वाली रेंज के आसपास ही प्राइस चल रही है। तो ये एक नेगेटिव बात है कि यहाँ से प्राइस नीचे आने वाली है। इसके बाद में मैंने मूविंग एवरेज अप्लाई कर रखा है, जो अलग अलग है उन सबको अपन देखते हैं। सबसे पहले 9 मूविंग एवरेज को अप्लाई करूं तो प्राइस तो हालांकि 9 मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रही है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि स्टॉक ऊपर जाएगा।
इसके बाद में 21 और 44 मूविंग एवरेज से उससे भी प्राइस जो है ऊपर ही चल रही है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज जो है वो हमें ज़रूर पॉजिटिव साइन दे रहा है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आने वाला है, लेकिन बोलिंगर बैंड और जो ये MACD को अपन देख रहे हैं उस हिसाब से तो हमें एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में बता रहा है कि यहाँ से मार्केट के अंदर डाउनफॉल आने वाला है। यहाँ पे अपन इसके एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं ताकि अपन को आसानी रहेगी अपन को करना क्या है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिया और 289 के ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 290 291 के आसपास अगर स्टॉक की प्राइस चली जाती है तो आप फ्रेश एंट्री ले लीजिए। और जो इंडिकेटर है उसके अंदर बोलिंगर बैंड हमें नेगेटिव साइन बता रहा है और जो MACD है वो भी साइडवेज चल रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आपको भी पता है कि जो अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ MACD होता है तो वो नीचे आने की तरफ कोशिश करता है। तो यहाँ से नीचे आएगा तो नीचे की तरफ आपको जो रेजिस्टेंस लेके चलना है, सपोर्ट लेके चलना है, वो सबसे पहला सपोर्ट 364 के ऊपर लेके चलना है। 364 वाले सपोर्ट को अगर ये तोड़ देता है तो 243 के आसपास इसकी प्राइस आएगी और उसके बाद में ये करेक्शन करके ऊपर जा सकता है। तो 242 का फर्स्ट वाला सपोर्ट अगला सपोर्ट बन रहा है। नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है, इसकी जगह इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आप ध्यान में रखिए कि जो नेक्स्ट वाला सपोर्ट है वो कुछ इस जगह पे यानी कि 225-26 की रेंज के आसपास में ये नेक्स्ट वाला सपोर्ट बन रहा है। और जो रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो वो रेजिस्टेंस मैंने आपको 289 बता दिया है। उसके ऊपर अगर निकल गया तो ये जो स्टॉक है नीले आसमान को चूमेगा, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर। अब तो मैं इसके टेक्निकल भी बता चुका हूँ, कुछ और बता के भी क्या करूँगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये तो डाटा है जो सारे बुलिश ही बता रहे हैं। उसके बाद में मूविंग एवरेज बुलिश बता रहा है, मैंने आपको बता ही दिया है। RSI 65 के ऊपर चल रहा है, 65-66 के ऊपर, तो ये भी पॉजिटिव बता रहा है। MACD हमें बुलिश ट्रेंड के बारे में बता रहा है, लेकिन अपन ने MACD अप्लाई करके देख लिया, वो हमें साइडवेज बता रहा था। स्टोकोस्टेकिड ROC CCI ये और बुलिश और बता रहा है। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ADX है, वो हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में बता रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि आने वाले मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है। अब वो ट्रेंड नेगेटिव की तरफ आएगा या पॉजिटिव की तरफ, मैंने इंडिकेटर अप्लाई करके देख लिया और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पे हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला एक ग्राफ है, उसके अंदर तो हमें पॉजिटिव साइन ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब अपन रेजिस्टेंस सपोर्ट की ओर बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया उसी हिसाब से आप देख लिए। फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा है 292.18 के ऊपर बन रहा है। मैंने भी आपको बोला था कि 291-92 को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आपको एंट्री करनी है। तो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। सेकंड वाला रेजिस्टेंस 296 के ऊपर, थर्ड वाला रेजिस्टेंस 301 के ऊपर बन रहा है। तो ये एक प्रिडिक्शन कर रखी, तो इन डाटा को भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में जो पिवट पॉइंट है वो 287 पे चल रहा है। सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट वाला सपोर्ट आपको 287 के ऊपर 82 के ऊपर लगाना है, और ये जो सपोर्ट लगेगा इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर लगेगा, यानी कि 292 पे अगर आप बाय करते हैं तो 282 के ऊपर आप अपना सपोर्ट लगा के चलिए। तो आप देख रहे हैं ना, पूरे 10 रुपये का इसके बीच में गैप आ गया है। तो गैप, इनके बीच में गैप जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब मार्केट के अंदर करेक्शन है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि इसको भी पूरा पता नहीं है कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं करे तो मेरी राय यही है कि मैंने जो सपोर्ट बताया उनको आप ध्यान में रखिए और एंट्री तभी कीजिए अगर आपको सही लग रही सिचुएशन। 277 के ऊपर सेकंड सपोर्ट है और जो ये सपोर्ट है 296 की प्राइस के लिए, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर आपको लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो मात्र थोड़ा सा होगा। यहाँ पे आप अभी 289 की प्राइस चल रही है और मात्र 6 रुपये का इसने जो है रेजिस्टेंस बता रखा है, और जो स्टॉप लॉस बता रखा है 277 का, यानी कि 17 रुपये का स्टॉप लॉस ने बता रखा है। मतलब आपकी जो प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा दुगना के ऊपर इसका लॉस के बारे में बता रहा है। तो इस स्टॉप लॉस के चक्कर में मत पड़िए। सिंपल सा मैं यही बता रहा हूँ कि अभी करेक्शन होने वाला है, करेक्शन होने दीजिए फिर एंट्री कीजिए। थर्ड सपोर्ट को और देख लेते हैं, 273 के ऊपर है और रेजिस्टेंस बन रहा है 301 के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।